यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। चलिए हम लोग चालू करेंगे। मुझे एक बात बताओ, हम जो पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स पढ़ेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे? हाँ, इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे? लॉ या एक्ट? क्या फर्क है लॉ एंड एक्ट में, बताओ मुझे। हाँ, लॉ में बताया ये, तो हम लॉ पढ़ने वाले एक्ट पढ़ने वाले। तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्या है वो मैं बता देता हूं कि जो तुम्हारे बीओएस की वेबसाइट है, तो लॉ के लेक्चर में आपको बताया होगा लॉ एंड एक्ट करके। तो मैं बता दूं आपका, जैसे ये स्टडी मटेरियल है, मैं इंटरमीडिएट पे गया, इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल, और आपका टैक्सेशन पेपर है। और टैक्सेशन में इनकम टैक्स क्या लिखा हुआ है, लॉ या एक्ट? मॉड्यूल के ऊपर लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉ। तो गाइस हम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ने वाले, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बोलोगे सर लॉ और एक्ट में क्या फर्क है फिर? तो देखो, तुम्हारा क्या होता है ना, जैसे ये है ना, लॉ इज अ वाइडर टर्म, ये तुम्हारा लॉ है। अब गाइस इसके अंदर आपका इनकम टैक्स एक्ट भी आएगा, इसके अंदर आपके इनकम टैक्स रूल्स भी आएंगे, इसके अंदर आपके जो सर्कुलर है वो भी आएंगे, नोटिफिकेशन भी आएंगे, बहुत सारे केस लॉज भी आएंगे। और सबका जब हम कंबाइन स्टडी करेंगे ना, तब हम बोलेंगे हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ने वाले, हम जो है वो लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ। लॉ इज बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम। तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको अपन बोलेंगे लॉ। इसमें एक कैप्टन है, वो एक्ट है, जैसे रोहित शर्मा इज अ एक्ट। रूल्स में विराट कोहली इज अ रूल्स। अगर मान लो सर्कुलर नोटिफिकेशन है, ये कौन है, तो विकेट कीपर है, बुमराह वगैरह है, वो सब नोटिफिकेशन है। और केस लॉज वगैरह जो है, बुमराह ही नाम है ना, हाँ, जसप्रीत बुमराह करके, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए नोटिफिकेशन है। तो ये सबका जब कंबाइन स्टडी करते हैं ना, तब हम बोलेंगे कि हम लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। अब एक बात समझना, जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी सेक्शन आएगी। अब एक बात बताओ, सेक्शन को कैसे रीड करना होता है ये तो आपको पता ही रहेगा। जैसे मान लो सेक्शन 15(4) 7A, ये भी सुबह बताया होगा लॉ में। मुझे बताओ इसको कैसे रीड करोगे आप लोग? किसी को फोन पे बताना है, फोन पे। फोन पे बताना। एक काम करो, पहले 15 लिखो, फिर एक ब्रैकेट खोलो, फिर उसमें 4 लिखो नॉर्मल वाला, फिर ब्रैकेट खोले रोमन में 7 लिखो, फिर ब्रैकेट खोल के छोटा वाला ए लिखो। ऐसा बोलोगे? कैसे रीड करते हैं इसको? सबसे पहले लिखा होता है उसका नाम क्या है? सेक्शन। तो जो सबसे पहले है इसको बोलते हैं सेक्शन। इसके बाद लिखा होता है उसको, इसके बाद जो लिखा हुआ है उसको सब सेक्शन। उसके बाद जो लिखा होता है उसको, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। और उसके बाद जो लिखा होता है उसको सब क्लॉज। तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 क्लॉज नंबर 7 सब क्लॉज ए। क्या बोला? सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 क्लॉज नंबर 7 एंड सब क्लॉज ए। तो मतलब जो सेक्शन के पास में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? पहले वाले को सब सेक्शन, उसके बाद वाले को क्लॉज, एंड उसके बाद वाले को सब क्लॉज। जैसे मान लो सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 11(5), तो इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन 11 सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 5। लेकिन एक बात समझना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है सेक्शन 2(11), इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 या क्लॉज 11?
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था तुम्हारा, क्या था, 2H करके था ना, 2H किसकी डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में दे रखी थी, तो 2 क्लॉज H बोलते थे या सब सेक्शन बोलते थे? हाँ, तो सेक्शन, अब आप बोलोगे 2 के साथ जो लिखा हुआ है ये सब सेक्शन है या क्लॉज है? देखो गाइस, इसको तो सेक्शन बोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, सब सेक्शन या क्लॉज? हाँ, राइट आंसर है, इसको सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। सेक्शन 2 में जो भी लिखा है उसको क्लॉज बोलेंगे, बाकी जितनी भी सेक्शन है उसमें जो लिखा होगा उसको सब सेक्शन बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे एक सेक्शन और है, सेक्शन 10(1), इसको आपको लग रहा होगा कि इनकम टैक्स में इसको 10 सब सेक्शन 1 बोलेंगे, ऐसा नहीं है, इसको भी सेक्शन एंड इसको क्लॉज बोलेंगे। अब आप बोलोगे कब कहां क्लॉज बोलने का, कहां कब सब सेक्शन बोलने का, वो तो बता दो। देखो, एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव ऑब्वियसली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सीए फाइनल में हम लोग पढ़ते हैं क्लॉज का एनालिसिस एंड ऑल, बट एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो कुछ आइटम की ऐसे लिस्ट दे रखी है, जैसे यहां मान लो 1 2 3 4 5 अगर लिस्ट दे रखी है किसी भी सेक्शन में, एंड गाइस इनका आपस में एक दूसरे से कोई भी लिंक नहीं है, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन आइटम, तो उसको क्लॉज बोलेंगे। एंड गाइस अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज है, जैसे मान लो यहां पे 11 सबसेक्शन 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और इसका आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो उसको सबसेक्शन बोलेंगे। जैसे आप को एक बात बताओ, सेक्शन 2 जो होती है वो डेफिनेशन की सेक्शन होती है, किसकी सेक्शन होती है, डेफिनेशन। आपको जैसे इनकम टैक्स एक्ट की बात करता हूं, चलिए अपन बहुत बार जो है वो इस वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज द incometaxindia.gov.in, और इनकम टैक्स इंडिया.gov.in, और वेबसाइट चल नहीं रही है क्या, हाँ चल रही है, इनकम टैक्स इंडिया.gov.in, जहां मोदी जी भी मन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे यहां इनकम टैक्स एक्ट आया, और ये इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी सेक्शंस है, कितनी सेक्शंस है वो अपन देखेंगे। सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन की सेक्शन है, और सेक्शन 2 में जो दे रखा है यहां चालू होता है सेक्शन 2 में, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, ये एक पहली लाइन हुई, और उसके बाद उसमें एक लिस्ट दे रखी है। सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 1 बोलता है एडवांस टैक्स किसको बोलेंगे, क्लॉज नंबर 1 बोलता है एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे, तो इसकी ये बहुत सारी डेफिनेशन, अमलगमेशन किसको बोलेंगे, तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है। एंड गाइस यहां पे एक लिस्ट दे रखी है जिसका एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं है, जिसका एक दूसरे से कोई आपस में इंटरलिंकेज नहीं है, तो वहां पे आपको क्लॉज बोलना है। एंड अगर एक दूसरे का इंटरलिंकेज है एंड ऐसी कोई सेपरेटली अलग से ऊपर सेक्शन के पास लाइन नहीं दे रखी है, तो वहां पे आपको सबसेक्शन बोलना है। जैसे मान लो यहां पे मैं सेक्शन नंबर 11 पे लेके जाता हूं, अब सेक्शन नंबर 11 जो है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे सेक्शन नंबर 11 देखिए यहां चालू ही हो रहा है, कोई अलग से लाइन नहीं है, सीधा 11(1) आ गया, उसके बाद आएगा सीधा 11(2) करके, यहां 11(1) के बाद आपका 11(2) आएगा, उसके ये 11(2) आ गया, उसके बाद में आपका 11(3) आया, 11(4) आया, एंड गाइस ये आपस में सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो उसको बोलेंगे सबसेक्शन। तो कभी भी ध्यान रखना कि जब भी कोई भी किसी भी सेक्शन में ऐसी कोई आइटम की लिस्ट दे रखी है और उसका एक दूसरे से कोई लिंकेज है ही नहीं, जैसे डेफिनेशन का एक डेफिनेशन दूसरे से लिंक नहीं है ना, आपने अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसमें 2 में जो डेफिनेशन थी, 2H जो डेफिनेशन वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, एक डेफिनेशन अलग बात करती है, दूसरी डेफिनेशन अलग बात उनका आपस में कहीं पे कोई लिंकेज नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्लॉज। लेकिन जहां पे आपस में एक दूसरे से लिंकेज है तो उसको बोला जाता है सबसेक्शन। क्या बोला जाता है, सबसेक्शन। अब आप बोलोगे सर इनकम टैक्स में क्या हमको ये याद रखना है कि कहां कहां क्लॉज है और कहां कहां सबसेक्शन है? मैं बताऊं,
आपके लिए सिर्फ तीन ही सेक्शन में ऐसा आएगा जहां पे क्लॉज है। एक तो सेक्शन नंबर 2, एक सेक्शन नंबर 10 एंड एक सेक्शन नंबर 47। ये तीन सेक्शन ही इनकम टैक्स में ऐसी आएगी जब इसके साथ जो भी लिखा होगा उसको क्लॉज बोलेंगे। बाकी जितनी भी सेक्शन आएगी जिसके साथ जो भी लिखा होगा वो आप जो है वो जो जिसके साथ जो भी लिखा होगा उसको आपको सब सेक्शन बोलना है। तीन में आपको क्लॉज बोलना है। एक बात बताओ, इनकम टैक्स में कितनी सेक्शन होगी, आपको क्या लगता है? ये इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स एक्ट में यहां सेक्शन दे रखी है। मैं लास्ट सेक्शन पे जाता हूं और लास्ट सेक्शन इसकी होती है 298। और देखिए ये इनकम टैक्स की लास्ट सेक्शन है 298। तो क्या सर इनकम टैक्स में सिर्फ 298 सेक्शन ही है या इनकम टैक्स में उससे भी ज्यादा सेक्शन है? राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं ना तो इनकम टैक्स में गाइस ऐसे नंबर वाइज देखोगे तो नो डाउट लास्ट सेक्शन है वो 298 है। तो आप देखोगे तो बोले 298 सेक्शन है इनकम टैक्स में, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में अगर आप काउंट करने जाओगे ना देन देयर आर मोर देन 600 प्लस सेक्शंस है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ? एक बार तो आप बोल रहे हो कि इनकम टैक्स में जो है वो 298 सेक्शन है और दूसरी बार लाइन में आप ये बोल रहे हो 600 प्लस सेक्शन है, ऐसा कैसे हुआ? देखो इनकम टैक्स एक्ट में क्या किया ना इन्होंने, जैसे एक सेक्शन बनाई सेक्शन 35। तो 35 सेक्शन तो है ही है, उसके बाद सेक्शन 35 एक 35D करके अलग सेक्शन और है, उसके बाद 35DD करके अलग सेक्शन और है, 35DDA करके अलग सेक्शन है, 35AD करके अलग सेक्शन है, 35CCC करके अलग सेक्शन है, 35CCD करके अलग सेक्शन है। तो 35 में ही कहीं 10 15 20 सेक्शन तो हो जाती है। तो ऐसे अगर काउंट करेंगे तो अपन इट इज अ मोर देन 600 सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में 600 के करीब सेक्शंस है। इतनी सारी सेक्शंस है वो हो जाएगी। आपको ये याद नहीं रखना कि कितनी सेक्शन है क्या है, आपके एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट रहेगा वो सेक्शंस है वो अपन पढ़ते जाएंगे। चलिए अब एक और चीज समझना, इनकम टैक्स का नॉलेज होने के लिए, इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको दो तीन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला नॉलेज आपको होना चाहिए दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 गाइस, ये एक्ट 1961 में बना था। पहली चीज बता दूं, जहां पे भी आप एक्ट लिखोगे ना उसमें ए को कैपिटल लिखना है। कभी भी एक्ट लिखते टाइम आप ACT ए छोटा नहीं लिखोगे। अगर आप छोटा ए लिखोगे ना तो ये तुम्हारे शाहरुख खान वाला एक्ट हो जाएगा, वो एक्टिंग वाला एक्ट हो जाएगा, वो एक्ट नहीं है। यहां पे जब भी आप एक्ट लिखते हो उसमें हमेशा आपका जो ए है वो ए आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। ए ऑलवेज कैपिटल लिखोगे, भले वो लाइन के बीच में आ रहा है तब भी। जब भी आप एक्ट लिखोगे एक्ट में हमेशा ए जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961। गाइस 1961 से ये इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है। आपको बता दूं अगले 2 साल के अंदर अंदर नया इनकम टैक्स आएगा। अगले 2 साल के अंदर अंदर नया इनकम टैक्स लॉ आ जाएगा और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसको हटा दिया जाएगा। इसके बदले में बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, DTC जिसका नाम होगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। अब आप बोलोगे मुझे कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो सब वेस्ट हो जाएगा। नहीं, अल्टीमेटली वही प्रोविजन है, उसकी नंबरिंग वगैरह चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो जो पुराने लॉ है, जो बहुत पुराने पुराने लॉ है करके, आपको पता है जो IPC था, IPC को भी बदल दिया, उसका नाम अलग कर दिया और उसमें चेंजेस वगैरह सेक्शन वगैरह चेंज कर दी। तो सेम इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स लॉ है ना वो 1961 का है। और 1961 से कितनी सारी चीजें चेंज हो गई है, कितनी सारी सेक्शन आज काम की नहीं है। बहुत सारी सेक्शन ऐसी है जिसका आज इफेक्ट ही नहीं आता है, बट तो भी वो पड़ी है वहां पे। तो ये लोग क्या करेंगे, अभी आगे जाके बहुत ही सिंपल सा इनकम टैक्स कर देंगे। आगे जाके ये बड़ा सिंपल, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बार वर्ड यूज किया कि हम जो है वो सिर्फ 12.5% टैक्स क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं। हमने इंडेक्सेशन क्यों हटाया, इंडेक्सेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे कैपिटल गेन में, बट क्या इंडेक्सेशन क्यों हटाया, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं।
और हम सिंपल करना चाहते हैं चीजों को। और आगे जाके इन्होंने अभी निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि 6 महीने का टाइम दिया है और 6 महीने में एक कमिटी इनको रिपोर्ट देगी नए टैक्स लॉ पे, और वो कमिटी जो रिपोर्ट देगी उसके बेसिस पे वो नया टैक्स लॉ है वो ला सकते हैं। बट आपके लिए जो आप पढ़ोगे वही चीजें उसमें भी रहने वाली है, सिर्फ नंबरिंग चेंज हो जाएगी। यहां पे आप देखोगे 600 प्लस सेक्शंस हो गई है, वहां पे हो सकता है सिर्फ 150 सेक्शन हो और 150 सेक्शन में पूरा व्यवस्थित तरीके से इनकम टैक्स हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, टैक्स लॉ में चेंजेस होते गए, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज की डेट में रिलेवेंट नहीं है बट तो भी टैक्स लॉ में लिखी हुई है। क्योंकि हर 1961 से जो लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसमें कितने सालों में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस है वो होता जाता है। तो ये जो है वो एक्ट बड़ा पुराना हो गया है, अव्यवस्थित हो गया है, तभी तो उनको सेक्शन नंबर ऐसे डालने पड़े। एक 35 डाला, फिर जगह नहीं मिली तो 35D डाल दो, फिर जगह नहीं मिली 35DD कर लो, फिर 35DDA कर लो, फिर 35AD कर लो। ये ऐसे सेक्शंस डालते गए और इसकी वजह से ये जो एक्ट है बड़ा बल्कि हो गया है। तो इसकी जगह ये लोग है वो नया फ्रेश एक्ट लेके आएंगे। तो जब आप सीए फाइनल पढ़ोगे, सीए इंटरमीडिएट में तो आपको यही वाला पढ़ना पड़ेगा, बट सीए फाइनल पढ़ोगे तब मोस्टली आप नया वाला इनकम टैक्स लॉ है वो पढ़ रहे होंगे। तो देखो, इनकम टैक्स पढ़ने के लिए सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। उसके साथ साथ में गाइस दूसरा नॉलेज आपको इसके साथ होना चाहिए इनकम टैक्स रूल्स का। ये आपको पता है इनकम टैक्स रूल्स क्या होते होंगे? इनकम टैक्स रूल्स 1962 का, इनकम टैक्स रूल्स 1962 ये क्या होता है? रूल्स, एक तो होता है एक्ट है, एक होता है रूल्स। रूल्स किस लिए बनते होंगे? हाँ, इंप्लीमेंटेशन का एक तरीका मिल जाता है। देखो रूल्स क्या होते हैं कि जो एक्ट होता है ना उसको सपोर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाते हैं। जैसे एक्ट में यह लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन मिलेगा, कंप्यूटर जो है उस पर डेप्रीशिएशन ले सकते हो एट प्रिस्क्राइब रेट। लेकिन वो रेट कहां प्रिस्क्राइब करेंगे? वो रूल्स में करेंगे। मतलब एक्ट जो है वो बहुत सारी चीजों में ऐसे लिख देता है कि एट प्रिस्क्राइब्ड, और वो प्रिस्क्राइब करने का पावर है। फिर हमारे यहां पे एक सीबीडीटी हुआ करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसको ये पावर दे रखी है, गवर्नमेंट ने उसको पावर दे रखी है कि वो चीजें प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे आपको बताऊं, इनकम टैक्स में ये लिखा हुआ है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बट ये इनकम टैक्स रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा वो रूल्स में दे रखा है। तो रूल्स क्या करते हैं? एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, एक्ट में लिखा हुआ है आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, लेकिन वो डेप्रीशिएशन कौन सी रेट से अलाउ होगा वो आपको रूल्स में दे रखा है। आपको बोला हुआ है इनकम टैक्स का रिटर्न हर साल भरना है, वो इनकम टैक्स रिटर्न कौन से फॉर्म में भरना है तो वहां लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब फॉर्म, हर साल वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो रूल्स में दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये तो बहुत पुराना एक्ट है, आपको नहीं लगता हर साल इसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़ते होंगे? और ये अमेंडमेंट कहां पे आते हैं? बताओ बताओ कहां पे आते हैं अमेंडमेंट जो है? अब मान लो वो एक्ट जो पुराना लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट हर साल कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, और वो अमेंडमेंट किससे थ्रू करती है? बजट के थ्रू। बोलो किसके थ्रू करती है? बजट के थ्रू। आपको पता है हर साल बजट आता है, पता है कि नहीं? और एवरी ईयर बजट कब आता है? हाँ, एवरी ईयर जो बजट आता है वो बजट आता है 1 February। तो इस साल का बजट कौन सी डेट को आया होगा? 1 February 2024 को आया होगा। अब जब बजट आता है ना तो बजट का एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फाइनेंस बिल। बोलो क्या बोला जाता है? उस बजट का एक पार्ट होता है उसको बोला जाता है फाइनेंस बिल। और इस बार फाइनेंस बिल 2024 आया था। एंड गाइस ये जो फाइनेंस बिल 2024 है ये सबसे पहले अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। तो जो ये फाइनेंस बिल 2024 था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है?
निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये 1 फेब 2024 को फिनेंस बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। ये 1 फेब 2024 इलेक्शन के पहले की बात कर रहा हूं। अब एक चीज समझना, हर साल बजट 1 फेब को ही आता है, लेकिन जिस साल में इलेक्शन होते हैं उस साल में बजट 2 बार आता है। एक इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बाद। और उस साल क्या सर, जब आप बोल रहे हो बजट 2 बार आता है, मतलब क्या फिनेंस बिल भी 2 बनते होंगे? आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो बेटा जो पहला इस साल करंट ईयर इज अ इलेक्शन ईयर, 2024 इज अ इलेक्शन ईयर। तो इलेक्शन ईयर में आपके 2 बजट आते हैं, 2 फिनेंस बिल आते हैं, एक इलेक्शन से पहले वाला और एक इलेक्शन के बाद वाला। जो पहले वाला आता है उसको बोला जाता है दैट इज द फाइनेंस नंबर 1 बिल। इसको बोला जाता है फाइनेंस नंबर 1 बिल, फाइनेंस नंबर 1 बिल 2024। एंड गाइस, ये जो दूसरा वाला बिल आता है, ये दूसरा बिल कब आया? दूसरा बजट कब आया? डेट बोलो। 23 जुलाई 2024। एंड ये डेट को याद रख लेना दिमाग में डाल के। 23 जुलाई को कैसे याद रखोगे, क्या याद रखोगे, आपकी मर्जी के हिसाब से याद रख लेना। क्या उस दिन आपने उसको ब्लॉक किया था, उसने आपको ब्लॉक किया था, या उस दिन आप मिले थे, जो जैसे याद रखना है वो रख लेना। बट ये डेट आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस साल बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हुए हैं जो इस डेट से हुए हैं कि इस डेट के बाद ऐसा होगा, इस डेट से पहले ऐसा होगा। तो बहुत सारे अमेंडमेंट है वो इस डेट को हुए हैं। और इस डेट को जो बजट आया उसमें एक बिल था जिसका नाम था फिनेंस नंबर 2 बिल 2024। एंड गाइस, जो फिनेंस बिल होता है ना, वो फाइनेंस बिल फिनेंस मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। अब एक बात समझना, जैसे ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है उसको फिनेंस बिल बोला जाता है, लेकिन वो बिल को जैसे प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में अपने यहां पे, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद उस पर डिस्कशन होता है। क्या होता है? डिस्कशन। डिस्कशन कौन करता है? हमारे जो भी हमारे जो मेंबर है, एमपीज है, एमपी समझते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उस पर डिस्कशन करते हैं। वो उस पर बोलते बोलते ये जो प्रपोजल ला रही है गलत है, निर्मला सीतारमण जी ने ये अमेंडमेंट लाया है सही नहीं है। और इस बार तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी स्पीचेस आपने सुनी होगी। एक राघव चड्ढा करके जो है उसने एक स्पीच दिया था, बोला ये इंडेक्सेशन हटा दिया है, इससे ब्लैक मनी बढ़ जाएगा, और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया था। अपने यहां से जो सुप्रिया ताई है, सुप्रिया सुले, बहुत अच्छा बोलती है करके, ठीक है, उसने भी अभी कल परसों जो बोला था काफी अच्छा बोला फाइनेंस बिल पे। तो डिस्कशन होता है, और ये सब डिस्कशन होने के बाद जो फाइनेंस बिल होता है ना उसको पास कराया जाता है। सबसे पहले कहां पे पास होता है? लोकसभा में, एंड उसके बाद कहां पे? राज्यसभा में। और ये पास होने के बाद इसको किसके पास भेजा जाता है? किसके पास भेजा जाता है? प्रेसिडेंट। और जब भी हमारे प्रेसिडेंट साहब है उस पे साइन कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंस एक्ट। क्या बोला जाता है? फाइनेंस एक्ट 2024। तो गाइस, जो पुराना वाला बिल बजट आया था जो इलेक्शन से पहले वाला, वो बजट निर्मला सीतारमण जी इस डेट को लेके आई थी। उसके बाद में उस पे लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, एंड गाइस डिस्कशन होने के बाद फटाफट उस पे प्रेसिडेंट ने उस पे एसेंट दे दिया, मींस उस पे साइन कर दिया, और वो फाइनेंस एक्ट 2024 बन गया था 15 फरवरी 2024 को। मींस 1 फेब को बजट आया था, एंड गाइस 15 फरवरी तक वो एक्ट भी बन गया था। दैट वाज द फाइनेंस नंबर 1 एक्ट 2024। अब गाइस जो अभी बजट आया, अभी जो आपका फाइनेंस बिल आया था, जो 23 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में रखा गया था, अभी उस पर डिस्कशन सेशन चल रहे थे। अभी जो पार्लियामेंट में इस पे बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस पे बोला, और इसको भी गाइस आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा ने दोनों ने पास कर दिया है। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ने फाइनेंस बिल को पास कर दिया है। लोकसभा ने इसको पास किया ऑन द 7th ऑफ
अगस्त 2024 को राज्यसभा ने कल इसको पास किया है। 8 अगस्त 2024 को। अभी तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए, हो सकता है प्रेसिडेंट के साइन आज हो जाए। ये मैं लेक्चर जो दे रहा हूं ये 9th ऑफ अगस्त 2024 को दे रहा हूं। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी 9th अगस्त को या 10th अगस्त को प्रेसिडेंट के जैसे ही साइन हो जाएंगे वैसे ही ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट। सो दैट इज द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। तो कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ, हर साल क्या एक ही फाइनेंस एक्ट बनता है या किसी साल दो भी बन सकते हैं? एक ही बनते हैं, दो बन सकते हैं? कौन से टाइम पे दो बनेंगे? जिस ईयर में इलेक्शन। एक तो तुम्हारे इलेक्शन ईयर से पहले एंड एक तुम्हारा इलेक्शन ईयर के मतलब इलेक्शन के बाद एंड एक इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले जो बजट आता है ना उसको बहुत बार हम इंट्रीम बजट बोलते हैं। बोलो कौन सा बजट बोलते हैं? इंट्रीम। उसको हम लोग इंट्रीम बजट बोलते हैं। एंड गाइस इलेक्शन के बाद जो बजट आता है उसको हम लोग फुल फ्लेज बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल फ्लेज बजट, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा बजट, फुल बजट। आप मुझे ऐसा बताओ ऐसा क्यों होता होगा कि इलेक्शन वाले ईयर में दो बजट आएंगे? What can be a reason behind that? अच्छा, वेरी गुड। किसी ने बोला कि अगर सर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पुराने वाले का बजट क्यों माने? क्योंकि बजट जो है वो तो हमेशा अगले साल के लिए होगा ना। बजट इज बेसिकली फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पुराने वाले का जो बजट है वो बजट क्यों माने? तो इसके लिए जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस ईयर में आपका दो बार बजट आता है। एक तुम्हारा इलेक्शन से पहले वाला जिसको इंटरिम बजट बोलते हैं, एक इलेक्शन के बाद वाला जिसको फाइनल बजट बोलते हैं। एक बात बताओ, इस साल जो दो बजट आए थे पहले बजट में कोई चेंज नहीं हुआ इनकम टैक्स में। जो इंटरिम बजट था निर्मला सीतारमण जी थी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही प्रेजेंट किया था। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ दो चार छोटे मोटे चेंजेस थे जो अपने लिए रिलेवेंट नहीं है। अभी जो बजट आया उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, जो फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट हुआ होगा उस बिल में एंड जो फाइनेंस एक्ट बना जो राज्यसभा लोकसभा से पास होके बना, वो दोनों वर्ड टू वर्ड सेम होने चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? व्हाट यू फील? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं नहीं जो बिल था वही एक्ट बनना चाहिए, या बिल जो आएगा जब लोकसभा राज्यसभा में उस पर डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद अगर लगता है तो गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंजेस करके और फिर जो फाइनल है वो पास कराए, फाइनल जो ड्राफ्ट होगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? राइट आंसर इज हो सकते हैं। एंड इस बार तो हुए भी है। मैं आपको बताऊं इस बार तो हुए भी है। आपको चाहिए तो मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूं कि इस बार ऐसे काफी चेंजेस है जो हुए हैं। अब मैं बताऊं, जैसे ये मान लो मेरे पास बजट की वेबसाइट है, ये फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी, ये बजट हाईलाइट एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ये फाइनेंस बिल आया था। अब ये जो बिल आया था फाइनेंस बिल, देखो फाइनेंस नंबर 2 बिल था और ये जो है इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था निर्मला सीतारमण जी ने। इसमें जो चीजें थी और अभी जो पास हुआ लोकसभा राज्यसभा उसमें चेंज है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे मतलब 10-12 जगह ऐसा चेंजेस है, छोटे छोटे चेंजेस है बट 10-12 जगह ऐसे चेंजेस हुए हैं। तो दिस चेंजेस आर पॉसिबल। आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं नहीं फाइनेंस बिल में था वही फाइनेंस एक्ट में आएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार चेंजेस हो सकता है, गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसमें चेंजेस किया जा सकता है तो चेंजेस कर सकते हैं। और इसी को लेके आपने देखा होगा इस बार जो एक चेंज हुआ वो ये हुआ, इंडेक्सेशन का आपने सुना होगा, और कल परसों से वापस आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस द इंडेक्सेशन, ऐसा सुना? तो देखो ये गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस इंडेक्स
ऑन कैपिटल गेन। देखिए ये एलटीसीजी अमेंडमेंट, यहां पे देखिए, यहां पे एक मिंट की खबर है, क्या एलटीसीजी अमेंडमेंट, यहां पे एलटीसीजी का एक अमेंडमेंट हुआ था। एक्सपर्ट चेयर्स डिसीजन टू रिस्टोर इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर द प्रॉपर्टी, व्हाई दिस गवर्नमेंट मूव मैटर्स। यहां पे उन्होंने, यहां पे इसका बताया हुआ है कि भाई पहले क्या था, वे अभी क्या है। पहले क्या हुआ था पता है तुमको? देखो एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या, आपने कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा होगा, पता है कहां पढ़ा है? मैं बताऊं कौन सी वाले, आपने शायद 11 12 एसपी या ऐसा उस सब्जेक्ट में कहीं पढ़ा होगा। आपको ये पता है कि आपको सीआईआई कहीं पढ़ाया था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का 100 था, उसके बाद तुम्हारा 105 हुआ, उसके बाद 109 हुआ, ऐसे करते करते ये इंडेक्स बढ़ता गया। और जो लास्ट ईयर था ना फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसका इंडेक्स 348 था। एंड गाइस आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम पे हम टैक्स निकालेंगे, इसका इंडेक्स अभी 363 है। इस साल का इंडेक्स 363। सीआईआई का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या बोला? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मींस ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज जो 1-2 में 100 रुपए की थी, आज उसके लिए आपको 363 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब उस दिन का 100 रुपया एंड आज का 363 दोनों सेम है। दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन या इन्फ्लेशन जिसको बोल सकते हो आप। अब हुआ क्या पता है तुमको? जैसे कैपिटल गेन, कैसे कैपिटल गेन मतलब आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं समझना, मैंने ये घर खरीदा था, और ये जो घर खरीदा था फॉर एन एग्जांपल मैंने खरीदा था 16 जुलाई 2001 को, और मेरी कॉस्ट थी 10 लाख। मेरी कॉस्ट मान लो 10 लाख, 10 लाख कॉस्ट, और मैंने ये घर खरीदा था मुंबई में। अब हुआ क्या, 2001 में, आज से 24 साल पहले 10 लाख में खरीदा था। आज मैं क्या करता हूं, मान लो आज मैं क्या करता हूं, मैं इस घर को 15 जुलाई 2024 को बेच देता हूं। मैं इसको सेल कर देता हूं, और सेलिंग प्राइस है, मान लो मेरी सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है 1,50,50,00,000 रुपीस। 1,50,00,000 रुपीस। मुझे एक बात बताओ, मेरे को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ बताओ ना, मेरे को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? मैंने घर खरीदा कितने में था? अरे बोलो ना, बोलो ना, मैंने घर खरीदा 10 लाख में था, आज घर बेचा कितने में? 1,50,00,000, मतलब 1.5 करोड़ में बेचा। अब अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो भैया इस पे मेरे को गेन निकालने के लिए मेरा सेल प्राइस कितना है? 1,50,00,000। हाँ 1,50,00,000, और माइनस मेरी कॉस्ट कितनी है? लेकिन एक बात बताओ, ये 10 लाख अगर सीधा कॉस्ट आप लेस करोगे और आप बोलोगे कि आपको 1,40,00,000 का प्रॉफिट हुआ, ये तो गलत है ना थोड़ा। क्यों गलत है? क्योंकि भाई उस दिन मैंने 10 लाख दिया था, तो उसका इफेक्ट तो दो यार। उस कॉस्ट जो 10 लाख रुपया मेरा लगा था, तुम तो बोल रहे हो 10 लाख की 10 लाख लेस कर दो सीधा। अरे बट वो तो 10 लाख उस दिन का था, आज उस 10 लाख की वैल्यू कितनी होगी यार? भाई आज मैंने उस साल में 2001 में मैंने 10 लाख खर्च किया था, भाई मैंने वो उस साल 10 लाख की वैल्यू क्या रही होगी? तो गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले आपको इंडेक्सेशन देती थी। क्या देती थी? इंडेक्सेशन। कि चलो तुम्हारी कॉस्ट है वो 10 लाख है ना, हम 10 लाख नहीं, इसको इंडेक्स करेंगे, इसको आज की वैल्यू पे लाएंगे। और आज की वैल्यू पे कैसे लाते थे पता है? कि बड़ा सिंपल है, कि 10 लाख रुपया आपकी कॉस्ट है, और 10 लाख रुपया आपकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्स है 363, एंड 2001 में आपने खरीदा था, उस ईयर का इंडेक्स जो था वो मान लो 100 था। तो मैं बताऊं अभी कॉस्ट कितनी हो गई? 36,30,000। हाँ भाई, और जो बचेगा उस पे आपको टैक्स भरना है, तो बचेगा कितना अभी? 1,13,70,000।
और इस पे आपका 20% टैक्स लगता था। पहले लॉ ये था। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था कि पुराना घर है, अभी आपने बेचा, तो जो तुम्हारी कॉस्ट थी उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता था। और इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद जो कॉस्ट आती थी, उस कंसेप्ट को बोला जाता है इंडेक्सेशन। क्या बोला जाता है? इंडेक्सेशन। सो बेसिकली जो कॉस्ट है वो आपकी इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होने के बाद जो आती थी उसको बोला जाता है इंडेक्सेशन। अब हुआ क्या, ये ऐसा होता था 22 जुलाई 2024 तक। मतलब आपने ये सेल कर दिया मान लो 15 जुलाई 2024 तक को, तो जो ये बजट आया ना, बजट दिन के पिछले दिन तक आप ये इंडेक्सेशन कर सकते थे। फिर निर्मला सीतारमण जी आई एक अमेंडमेंट लेके और बोलती है हमको इंडेक्सेशन वगैरह हम नहीं देगा तुमको, हम तुमको इंडेक्सेशन वगैरह नहीं देगा। तो लोगों ने बोला अब क्या होगा? तो इन्होंने बोला कि 23 जुलाई 2024 इस डेट के बाद अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचोगे, इंडेक्सेशन वगैरह नहीं, आप सीधा लो सेलिंग प्राइस 1,50,00,000 रुपया, और आपकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख ही लेनी पड़ेगी। जो कॉस्ट है उस पर इन्फ्लेशन का हम इफेक्ट नहीं देंगे, सीधा 10 लाख ले लो, बचेगा कितना? 1,40,00,000। और 1,40,00,000 पे निर्मला सीतारमण जी ने बोला सिर्फ 12.5% टैक्स भर दो, सिर्फ 12.5% टैक्स भरो। पहले टैक्स कितना था? 20%, और अब कितना है? 12.5%। अब कितना है? 12.5। अब एक बात बताओ, जैसे इस केस की बात करूं तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या था, पुराना या नया? अगर 1,13,70,000 पे 20% निकालो एंड 1,40,00,000 पे 12.5% निकालो, तो अप्रोक्स टैक्स यहां पे कितना आता है? पहले वाले ऑप्शन में कितना आता है? 22,74,000। एंड दूसरे वाले में? हाँ, 17,50,000। तो उल्टा अपने को तो जो नया वाला ऑप्शन है उसमें ज्यादा बेटर है। तो हुआ क्या, जब ये लाया ना तो लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया। लोगों ने बोला कि ये आप इंडेक्सेशन हटा रहे हो, ये वो, इंडेक्सेशन नहीं हटाना चाहिए एंड ऑल। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो प्राइस अगर यहां तो बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर कम बड़ी होती तो हो सकता है इसमें ज्यादा फायदा होता एज कंपेयर टू ये वाले ऑप्शन से। ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो लोगों ने बड़ा मतलब ऐसे हंगामा किया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा था कि निर्मला सीतारमण जी लूट रही है हमको, हमारा खून पी रही है, ऐसे ऐसे लोग लिखते हैं। ठीक है कि निर्मला सीतारमण, एक तो आजकल वो मीम बना के डाला था, पता है, निर्मला सीतारमण जी मोदी जी को बोलती है कि मोदी जी बांग्लादेश को भी मिला लेते हैं, फिर उनसे भी इनकम टैक्स जीएसटी लेंगे। ठीक है, तो मतलब वैसे बेचारी का मीम बनाया जाता है निर्मला जी का। मैं तो मिला उनसे, बड़ी अच्छी लाइक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत नॉलेजेबल भी है। अब लोग लेकिन बेचारे उसको बहुत ट्रोल करते हैं निर्मला जी को। तो लोगों ने इसका बोला कि ये गलत है, आप ऐसा मत करो, हमको इंडेक्सेशन चाहिए। तो जो बिल आया था ना, बिल में तो उन्होंने बोला था कि 23 जुलाई 2024 के बाद आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस अभी जो कल परसों लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसमें अब इन्होंने लिखा है कि आप एक काम करो, हम आपको छूट देते हैं, इन दोनों में से जो ऑप्शन आपके लिए अच्छा है वो ले लो। भाई दोनों में से जो ऑप्शन, आपको इंडेक्सेशन लेना है, चलो इंडेक्सेशन के हिसाब से टैक्स भर दो, इंडेक्सेशन नहीं लेना है तो आप एक काम करो, इस 12.5% विच एवर इज लोअर बेसिस पे आप टैक्स भर दो। ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, जब अपन पढ़ेंगे इन डिटेल आगे तब आपको समझ में आएगा करके। ठीक है, आज अपन यहीं पे रुकेंगे, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। कल मेरे को आप लोगों के हाथ में नोटबुक चाहिए। क्या चाहिए? नोटबुक। कल बड़ी प्यारी सी अच्छी सी नोटबुक और साथ में बहुत अच्छी 2 पेन लेके आना। कल से हम पढ़ना चालू करेंगे, मतलब कल से अपन लिखना वगैरह चालू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाय, टेक केयर।